नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सब हिस्ट्री के अंतर्गत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे और जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो होगा पुनर्जागरण, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड में क्रांति और साथ ही साथ इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण और चीनी क्रांति को इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के एंड देखिएगा और जब आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सभी वन लाइनर के तौर पर हम देखेंगे, जो कि काफ़ी इजीली आप याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं पुनर्जागरण। देखिए, पुनर्जागरण काल जो है मोटे तौर पर अगर हम देखें तो 14वीं से 16वीं शताब्दी, जो कि 1350 से 1550 ईस्वी को माना जाता है। और पुनर्जागरण का अगर हम आरंभ देखें या इसकी शुरुआत देखें तो इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। कहाँ? इटली का फ्लोरेंस नगर, जो कि इटली से प्रारंभ होकर यूरोप के अन्य भागों में फैल गया। अगर आपसे पूछा जाए कि पुनर्जागरण का जो प्रारंभ है वो कहाँ हुआ, तो इटली से हुआ है। इटली के कहाँ से? फ्लोरेंस नगर से। पुनर्जागरण एक ऐसा आंदोलन था जिससे कि पश्चिमी राष्ट्र मध्य युग से निकलकर आधुनिक विचार और जीवन की पद्धतियों को ग्रहण करने लगा था। पुनर्जागरण कालीन अगर हम देखें तो जिन तीन प्रमुख इटालियन साहित्यकारों की रचनाओं में पुनर्जागरण के तत्व निहित थे, उनमें दांते 1265 से 1321, पेट्रॉक 1304 से 1374 ईस्वी और बुकासियो जो कि 1313 से 1375 ईस्वी मुख्य थे। ठीक है, ये तीन इटालियन साहित्यकार थे, इनकी रचनाओं में पुनर्जागरण के तत्व निहित थे। धर्म सुधार आंदोलन की जो शुरुआत है ये हुई है 16वीं सदी में, और धर्म सुधार आंदोलन का जो प्रवर्तक है मार्टिन लूथर को माना जाता है। कौन था? मार्टिन लूथर, जो कि जर्मनी का रहने वाला था और इसने बाइबल का अनुवाद जो है जर्मन भाषा में किया था। देखिए, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर, जो कि कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था, और बाइबल का इसने अनुवाद जो किया था जर्मन भाषा में किया था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे हुई? इंग्लैंड में हुई। याद रखिएगा, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में और धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर। ठीक है। फ्लोरेंस निवासी दांते की विख्यात कृति डिवाइन कॉमेडी है। ठीक है, फ्लोरेंस निवासी दांते जो है इनकी विख्यात कृति जो है डिवाइन कॉमेडी है, जिसमें स्वर्ग और नर्क की जो काल्पनिक यात्रा है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, और जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है, और इसके अनुयायी जो हैं वो क्या कहलाते हैं? लोला डर्स कहलाते हैं। ठीक है, जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है, और इसके जो अनुयायी है उसको क्या कहा जाता है? लोला डर्स कहा जाता है। दांते को इतावली कविता का पिता भी कहा जाता है। दांते जो है इसे क्या कहा जाता है? इतावली कविता का पिता, और इसने अपनी कविताएं इटली की तत्कालीन भाषा टस्कन में लिखी है। देखिए, दांते को इतावली कविता का पिता कहा जाता है, और इनकी जो कविताएं हैं वह इटली की जो तत्कालीन भाषा थी टस्कन, इस भाषा में लिखी गई है। पेट्रॉक को मानववाद का पिता कहा जाता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सभी चीज़ें। ठीक है, पेट्रॉक को मानववाद का पिता कहा जाता है, और इसने पूरे यूरोप में मानववादी विचारधारा को प्रोत्साहित किया। बुकासियो की सर्वश्रेष्ठ कृति जो है वो है डेकेमेरोन, और यह 100 कहानियों का संग्रह। ठीक है, बुकासियो का सर्वश्रेष्ठ कृति जो है वो कौन सा है? डेकेमेरोन है, और इसमें 100 कहानियों का संग्रह है। बुकासियो की दूसरी प्रसिद्ध रचना जो है वो है जीनियोलॉजी ऑफ द गॉड्स। ठीक है, बुकासियो की जो दूसरी प्रसिद्ध रचना है वो है जीनियोलॉजी ऑफ द गॉड्स। फ्रांसीसी लेखक मार्टेन को प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम आधुनिक व्यक्ति किसे कहा जाता है, तो फ्रांसीसी लेखक मॉन्टेन जो है इसे कहा जाता है, और लेखन और चिंतन में मॉन्टेन को वॉल्टेयर का अग्रगामी कहा जाता है। पुनर्जागरण को इंग्लैंड के सबसे बड़ी देन विलियम शेक्सपियर, जो कि 1564 से 1616 तक रहे, इनको माना जाता है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1564 में और इनकी देहांत हुई थी 1616 में। ठीक है, तो पुनर्जागरण में अगर इंग्लैंड की सबसे बड़ी देन देखें तो किसकी थी? विलियम शेक्सपियर की। शेक्सपियर की जो प्रसिद्ध रचना है वो है मैकबेथ। याद रखिएगा, शेक्सपियर की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मैकबेथ। या पूछ लिया जाए कि मैकबेथ किसकी रचना है, तो शेक्सपियर की है। रोमियो एंड जूलियट आप सब जानते हैं, ये किसकी अमर कृति है? शेक्सपियर की। ठीक है, याद रखिएगा।
शेक्सपियर ने मनुष्य के व्यक्तित्व को उठाने के लिए वही कार्य किया जो इतालवी चित्रकार माइकल एंजेलो ने किया था। इटली के राजनीतिक चिंतक जो है मैकियावेली, जिनका जन्म 1669 में हुआ था, उनकी देहांत 1527 में हुई थी, इनको आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक चाणक्य किसे कहा जाता है, तो इटली के राजनीतिक चिंतक जो थे मैकियावेली, इनको कहा जाता है। और पुनर्जागरण काल में सबसे अधिक जो विकास हुआ वह किस क्षेत्र का हुआ? चित्रकला क्षेत्र का हुआ। और इटली के चित्रकार जिएटो को चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है। इटली के जो चित्रकार हैं जिएटो, इनको चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है। और वहीं इटली के 3 कलाकार ने पुनर्जागरण की भावना को पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदान की। उनमें मुख्य थे लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो और राफेल। राफेल अभी लड़ाकू विमान बन चुका है, आप सब जानते हैं, इसे कैसे हमसे बोल सकते हैं, है ना। देखिए अगला, अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ द माइकल एंजेलो की कृतियाँ हैं। याद रखिएगा, द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ माइकल एंजेलो, ये किसकी कृतियाँ हैं? माइकल एंजेलो की। और सिस्तान में गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। कहाँ? सिस्तान में। अब देखिए, फ्लोरेंस निवासी लियोनार्डो दा विंसी के प्रमुख चित्र अगर देखें तो लास्ट सफर और मोनालिसा है। ठीक है, मोनालिसा आप सब जानते हैं, काफ़ी फेमस पेंटिंग है। और इसके जो पेंटर्स हैं, चित्रकार जो हैं, कौन है? लियोनार्डो दा विंसी। मोनालिसा एक इतावली महिला का चित्र है। मोनालिसा जो है एक इतावली महिला का चित्र है। और लियोनार्डो दा विंसी जो है मात्र एक कलाकार ही नहीं बल्कि एक खगोल शास्त्री, वनस्पति शास्त्री और भूगर्भ शास्त्री भी थे। याद रखिएगा इस चीज़ को। कॉपरनिकस से पूर्व ही लियोनार्डो ने बताया था कि सूर्य जो है पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता है बल्कि पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह एक तारा है। ये किसने बताया था? कॉपरनिकस से पहले बताया था लियोनार्डो दा विंसी ने। लियोनार्डो ने गैलीलियो से पूर्व यह घोषणा की थी कि दूरी जो है अधिक होने पर गिरने वाली वस्तु की गति बढ़ जाती है। हम लोग जानते हैं किसने बताया? गैलीलियो ने। उससे पहले लियोनार्डो ने कहा था कि दूरी अधिक होने पर गिरने वाली वस्तु की जो गति है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि लियोनार्डो दा विंसी जो थे हम लोग पेंटर के तौर पर जानते हैं, तो पेंटर नहीं बल्कि खगोल शास्त्री भी थे, वनस्पति शास्त्री भी थे और साथ ही साथ भूगर्भ शास्त्री भी थे। हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक व प्रेज ऑफ फॉली के व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कृतियों पर प्रहार किया है। इसमें अपनी पुस्तक उनकी जो है प्रेज ऑफ फॉली। ठीक है, इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया, हम लोगों ने पहले ही देखा। अमेरिका के बौद्धिक चेतना के विकास में टॉमस पेन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। टॉमस पेन ने फ्रांस की राज्य क्रांति की पैरवी में द राइट्स ऑफ मैन, मनुष्य के अधिकार नामक पुस्तक लिखी। और अमेरिका की खोज जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिका की खोज नहीं, मतलब अमेरिका जाने का समुद्री मार्ग जो कहते हैं उसकी खोज जो है कोलंबस ने किया, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अमेरिका जो है अमेरिगो वेस्पुसी, जो कि इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। याद रखिएगा, अमेरिगो वेस्पुसी जो कि इटली का था उसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए अमेरिका का नाम अमेरिका क्यों पड़ा, जिस तरह से हम सब जानते हैं हमारा देश का जो नाम है राजा भरत के नाम पे पड़ा, उसी तरह से अमेरिगो वेस्पुसी जो है इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा है। प्रशांत महासागर का नाम जो स्पेन निवासी मैगलन ने किया। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रशांत महासागर का नामकरण जो है किसने किया, तो स्पेन का रहने वाला मैगलन ने किया था। और समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो मैगलन था। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो मैगलन था। और अगर हम बात करें एशिया में पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति, तो ये सबसे पहले कहाँ हुई, हमारे देश भारत में हुई। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय जागरण के साथ साथ विश्व मानववाद के श्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता जो माना जाता है वो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसे, कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स के द्वारा रानी समाचार पत्र का संपादन किया गया था और मार्क्स के द्वारा 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को किसने प्रकाशित किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था। और कब किया था, 1848 में।
संसार के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हें खोना कुछ नहीं है सिवाय अपने गुलामी की जंजीरों के, और पाने को तुम्हारे सामने संसार पड़ा है। एक किसका कथन है? कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि संसार के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हें खोना कुछ नहीं है सिवाय अपनी गुलामी के जंजीरों के, और पाने को तुम्हारे सामने पूरा संसार पड़ा है। एक कथन जो है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स की महान रचना जो है 1867 में प्रकाशित हुई थी, जिसे हम जानते हैं दास कैपिटल के तौर पे। ठीक है, दास कैपिटल किसकी है? कार्ल मार्क्स की। और एक कब प्रकाशित हुआ था? 1867 में। अब बात करते हैं अमेरिकी क्रांति की। देखिए, अमेरिकी क्रांति की अगर हम बात करें तो 18वीं शताब्दी के शुरुआत में अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन के अधीन एक उपनिवेश था। जिस तरह से हमारा भारत था, उसी तरह से अमेरिका भी ग्रेट ब्रिटेन के अधीन एक उपनिवेश था। अमेरिकी मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था। ठीक है, जब ब्रिटिश अधिकार हुआ करता था उस वक्त अमेरिका के जो मूल निवासी होते थे उनको रेड इंडियन कहा जाता था। और अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशक जो थे वो साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई थी। ठीक है, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशक साम्राज्य की जो नींव डाली गई वो जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई थी। और अमेरिका की खोज हम लोगों ने देखा क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया था। और अमेरिका का नाम भी हम लोग देखा इटालियन नाविक अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर किया गया था, जो कि कहाँ का था? इटली का रहने वाला था। ठीक है, इन चीज़ों को हम लोगों ने ऊपर भी देखा। अब देखिए, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम अगर हम देखें तो जिस तरह से हमारा देश भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उसी तरह से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो है 4 जुलाई 1776 को आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 को। और अमेरिकी क्रांति को आधुनिक की जो गणतंत्र है उसकी जननी भी कहा गया है। अब देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन को माना जाता है। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी स्वतंत्रता का जनक माना जाता है, नायक माना जाता है। जिस तरह से हमारे देश के महात्मा गांधी को माना जाता है राष्ट्रपिता को, है ना। अमेरिकी क्रांति का तात्कालिक कारण जो था वो क्या था? बोस्टन टी पार्टी था। और बोस्टन टी पार्टी की जो घटना है कब हुई थी? 16 सितंबर 1773 को हुई थी। इसमें सैमुअल एडम्स और इसके नेतृत्व में घटी थी, जिसने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों से चाय की 340 पेटियां समुद्र में फेंकवा दिया था। इसी घटना को लेकर ये बोस्टन टी पार्टी हुई थी। ठीक है, महाद्वीपीय सम्मेलन जो कि कांग्रेस को जाना जाता है, इसका आयोजन फिलाडेल्फिया में 5 सितंबर 1774 को किया गया था। और सम्मेलन का जो उद्देश्य था वो पूर्ण स्वराज की मांग नहीं था, बल्कि आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वेच्छा का अधिकार प्राप्त करना था। लेकिन द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन जो हुआ 1775 में, इसके समय अमेरिकी सेनाध्यक्ष के पद पर जॉर्ज वाशिंगटन का चयन किया गया। ठीक है, और बकर हिल की लड़ाई जो है 1776 ईस्वी में अंग्रेज जनरल विलियम हो ने जॉर्ज वाशिंगटन को पराजित किया। बकर हिल की लड़ाई जो हुई वो उसमें अंग्रेजी जनरल जो था विलियम हो, इसने जॉर्ज वाशिंगटन को क्या किया? पराजित कर दिया। उसके बाद आता है यॉर्क टाउन का युद्ध, जो कि 19 अक्टूबर 1781 को हुआ था। इसमें अंग्रेज सेनाध्यक्ष लॉर्ड कॉर्नवालिस को अमेरिकी एवं फ्रांसीसी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा था। ठीक है, और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति जो है 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत हुई थी। और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति है वो 1783 ईस्वी में हुई और ये पेरिस की संधि के तहत हुई थी। और उस वक्त ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो लॉर्ड नॉर्थ था। विश्व के प्रथम गणतंत्रीय सरकार की स्थापना की अगर हम बात करें तो अमेरिका में किया गया। और अमेरिकी क्रांति को आधुनिक युग में गणतंत्र की जननी कहा गया। ठीक है, मार्च 1789 ईस्वी में नई सरकार गठन जो की गई उसके और प्रथम राष्ट्रपति जो नियुक्त किए गए वो जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया गया। किसे? जॉर्ज वाशिंगटन को। और प्रजातंत्र और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले अमेरिका में हुआ। देखिए, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान की अगर हम बात करते हैं तो 1789 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू किया गया। ठीक है, विश्व का पहला लिखित संविधान जो है वो अमेरिका का है। और इसे कब लागू किया गया? 1789 में। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, इसका नारा जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका वासियों ने दिया था कि अगर हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो हम टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की जो घोषणा है, ऐसा करने वाला विश्व का पहला जो देश था वो था अमेरिका। अमेरिका में दासों की आयात को 1808 में अवैध घोषित कर दिया गया था। और 1860 ईस्वी में
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बने थे अब्राहम लिंकन बने थे। अमेरिका में गृह युद्ध का जो प्रारंभ है 12 अप्रैल 1861 को दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच हुआ, जिसमें दक्षिणी राज्य दासता का समर्थन कर रहे थे और उत्तरी राज्य दासता का विरोध कर रहे थे। यही कारण था गृह युद्ध का शुरू होना। और अमेरिकी गृह युद्ध का जो आरंभ है वो दक्षिणी कैरोलिना राज्य से शुरू हुआ था। अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन यानी खात्मा जो है जनवरी 1963 में अब्राहम लिंकन ने किया। देखिए, प्रजातंत्र जनता का और जनता के द्वारा और जनता का शासन है, तो प्रजातंत्र की इस परिभाषा के जनक जो हैं वो अब्राहम लिंकन थे। ठीक है, याद रखिएगा, प्रजातंत्र की परिभाषा का जनक अब्राहम लिंकन थे। 4 मार्च 1865 ईस्वी को अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या जो है जॉर्ज विक्टीज बूथ नामक व्यक्ति ने कर दी थी। ठीक है, अब्राहम लिंकन की हत्या की गई थी किसके द्वारा? जॉन विक्टीज बूथ के द्वारा। और कब? 4 मार्च 1865 को। और 22 मई 1865 को अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हो गया। इनकी मृत्यु के बाद गृह युद्ध जो है समाप्त हो गया। अमेरिका जो है फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। याद रखिएगा, अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति की। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति जो है इसका प्रारंभ जो है बास्तिल के पतन से हुआ है। ठीक है, और 14 जुलाई बास्तिल का पतन हुआ था। कब? 14 जुलाई को। और इसी को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिए, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का जो राजा था वो लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां। याद रखिएगा, लुई 16वां की पत्नी मेरी अवंतानीत जो थी, अंतवानीत, ठीक है, मेरी अंतवानीत, ये ऑस्ट्रिया के सम्राट जोसेफ द्वितीय की बहन थी। और बास्तिल का पतन संपूर्ण यूरोप के निरंकुश राजतंत्र के प्रति एक चुनौती था। फ्रांस में वंशानुगत निरंकुश राजतंत्र था और राजा अपने आप को पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रतिनिधित्व मानता था। ठीक है, राजा जो है अपने आप को भगवान का प्रतिनिधित्व मानता था, प्रतिनिधि मानता था। लुई 14वें ने मैं ही राज्य हूँ कहकर अपनी निरंकुश सत्ता का परिचय दिया था। ठीक है, मैं ही राज्य हूँ, एक किसने कहा था? लुई 14वें ने कहा था। ठीक है, लुई 14वें का उत्तराधिकारी जो हुआ लुई 15वां हुआ, जो कि 1715 से लेकर 1774 ईस्वी तक एक अकर्मण्य शासक था और अधिक समय तक वह आमोद प्रमोद व विलासितापूर्ण जीवन में डूबा रहता था। यानी कि उसकी शौक जो थी वो आलीशान थी। ठीक है, बहुत ही प्रजा के प्रति ना सोचकर अपने आप को ज़्यादा वो आमोद प्रमोद और विलासितापूर्ण जीवन में डूबा रहता था। उसके बाद लुई 15वें की एक युक्ति है, मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। ठीक है, मेरे मरने के बाद क्या होगी? प्रलय होगी। कथन जो है लुई 15वां ने दिया था, कहा था। ठीक है, देश के कानूनों में विभिन्नता पर वाल्तेयर ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को फ्रांस में यात्रा करते समय सरकारी कानून उसी प्रकार बदलते हुए मिलते हैं जिस प्रकार उसकी गाड़ी के घोड़े बदलते रहते हैं। ठीक है, दूरी के अकॉर्डिंग गाड़ी का घोड़ा जो है उस समय घोड़े से होते थे, रथ टाइप का, तो उसमें बदलते थे। उसी तरह से कहा गया कि देश के कानून में विभिन्नता इस प्रकार है कि किसी व्यक्ति को फ्रांस में यात्रा करते समय सरकारी कानून उसी प्रकार से उसको बदलता हुआ मिलता है जैसे कि गाड़ी में घोड़े बदलते रहते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में नेपोलियन ने कहा था कि मध्यम वर्ग का अहम भाव की क्रांति का असली कारण था, स्वतंत्रता तो एक बहाना मात्र था। ठीक है, फ्रांस में नमक का अवैध व्यापार करने वाले को मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। और फ्रांसीसी क्रांति में साहित्य के माध्यम से मुख्य योगदान जो था किसका था? मोंटेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो और दिदरो जैसे विचारकों ने दिया। फ्रांसीसी क्रांति पर 3 घटनाओं का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। पहली जो थी वो अमेरिकी क्रांति थी। पहली क्रांति अमेरिका का, ठीक है, दूसरी पेरिस की संसद द्वारा स्टेटस की मांग, और तीसरी जो थी वो 1788 से लेकर 1789 में फ्रांस में भयंकर अकाल पड़ना। ये तीनों कारण थे जो कि फ्रांसीसी क्रांति पर अत्यधिक प्रभाव डाला। लुई 16वां जो गद्दी पर बैठा वो 1774 ईस्वी में बैठा था। और लुई 16वां की पत्नी जो थी मैरी एतवानीत, ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। हमने पहले ऊपर भी देखा। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई थी। फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण जो था वो लुई 16वें में शासनकाल की जटिल परिस्थितियों को समझने की क्षमता का अभाव, साथ ही साथ देश की शोचनीय आर्थिक दशा थी। और इसी कारण
जो था क्या हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति उत्पन्न हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत है 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल के अधिवेशन से शुरू हुआ था, आरंभ हुआ था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 5 मई 1789। अब देखिए स्टेटस जनरल की जो बैठक है वर्साई के राजमहल में संपन्न होती है, जिसका उद्घाटन लुई 16वें ने किया था। और स्टेटस जनरल की बैठक में तीसरे सदन जो कि सर्वसाधारण की सभा थी, इसने राष्ट्रीय सभा का गठन किया और राष्ट्रीय सभा को फ्रांस की जनता की एकमात्र प्रतिनिधि सभा घोषित किया गया। 9 जुलाई को राष्ट्रीय सभा ने अपने आप को संविधान सभा घोषित कर दिया। ठीक है, राजा ने सारे परिवर्तन को स्वीकार कर उन पर अपनी अनुमति दे दी और संविधान सभा ने 1791 में, कब 1791 में फ्रांस के इतिहास में पहली बार संविधान का निर्माण किया। 21 जनवरी 1793 को राजा लुई 16वें को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई थी। याद रखिएगा, 21 मई 1793 को लुई 16वें को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई थी। लुई 16वें की पत्नी रानी आंतवानेत को भी अक्टूबर में फांसी दे दी गई थी। कब, 16 अक्टूबर को। ठीक है, 21 जनवरी को फांसी दिया गया लुई 16वें को और इसकी पत्नी को जो कि रानी आंतवानेत थी, इसको दिया गया 16 अक्टूबर 1793 को। फ्रांस में गणतंत्रवादी जैकोबीन कहलाते हैं। फ्रांस में गणतंत्रवादी जो हैं जैकोबीन कहलाते हैं और गणतंत्रवादी का नेता दांते नामक वकील था। ठीक है, कहाँ पे, फ्रांस में। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। देखिए नेपोलियन की बात करते हैं तो नेपोलियन का जन्म जो हुआ था 15 अगस्त 1760 को हुआ था और कोर्सिका द्वीप के आजासियो नामक नगर में हुआ था। कहाँ पे, कोर्सिका द्वीप के आजासियो नामक नगर में हुआ था। नेपोलियन के जो पिता थे इनका नाम था कार्लो बोनापार्ट और माता का नाम था लिटिजियो रेमोलिनो। ठीक है, नेपोलियन ने फ्रांस में बीए और पेरिस के सैन्य विद्यालय से सैन्य शिक्षा प्राप्त की थी और फ्रांस में क्रांति के समय नेपोलियन कोर्सिका में तैनात था। जुलाई 1798 ईस्वी में नेपोलियन ने मिस्र के नगर अलेक्जेंड्रिया पर अधिकार कर लिया और नेपोलियन ने 1799 में एक नए संविधान का निर्माण किया। बैंक ऑफ फ्रांस का गठन जो है नेपोलियन के द्वारा ही 1800 ईस्वी में किया गया। नेपोलियन ने 1802 ईस्वी में पोप के साथ एक धार्मिक समझौता किया जो कि कांकाड्रेंट के नाम से जाना जाता है। कांकाड्रेंट के नाम से जाना जाता है और नेपोलियन का सबसे महत्वपूर्ण और अस्थायी जो कार्य था वो था नागरिक कानून का संकलन। नेपोलियन का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक जो है नोत्रे दामे गिरजाघर में किया गया था। याद रखिएगा, नेपोलियन का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक जो था नोत्रे दामे गिरजाघर में हुआ था और कब हुआ था, 2 दिसंबर 1804 को। नेपोलियन ने अपनी पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से विवाह किया था। ठीक है, और नेपोलियन के महाद्वीपीय व्यवस्था का उद्देश्य इंग्लैंड के व्यापारिक प्रभुत्व को यूरोप से समाप्त कर फ्रांस को आर्थिक गतिविधि का केंद्र बनाना था। नेपोलियन ने क्या किया, स्पेन पर अधिकार कर लिया और अपने भाई जोसेफ को स्पेन का राजा बना दिया। स्पेन पर आक्रमण जो है नेपोलियन की बड़ी भूल थी। स्वयं नेपोलियन ने कहा था कि स्पेन का नासूर मेरे विनाश का कारण था। देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की एवं लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की और लेटर्स ऑन इंग्लिश जो है वॉल्टेयर की रचना है। नेपोलियन के पतन का जो कारण है 1812 ईस्वी में रूस पर आक्रमण था। नेपोलियन ने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था, नेपोलियन ने कहा था। और नेपोलियन के विरुद्ध चौथे गुट का निर्माण जो है प्रसा, ऑस्ट्रिया, रूस, स्वीडन और इंग्लैंड के द्वारा किया गया था। नेपोलियन ने 1814 ईस्वी में फाउंटेनब्लू नामक स्थान पर मित्र राष्ट्रों के साथ संधि कर फ्रांस पर अपने अधिकार को त्याग दिया और मित्र राष्ट्रों के द्वारा नेपोलियन को एल्बा द्वीप का शासक नियुक्त किया गया। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेपोलियन ने 1814 में फाउंटेनब्लू नामक स्थान पर मित्र राष्ट्रों के साथ एक संधि किया और फ्रांस पर अपने अधिकार को छोड़ दिया, त्याग दिया। और उसके बाद मित्र राष्ट्रों ने क्या किया, नेपोलियन को एल्बा द्वीप का शासक नियुक्त किया। नेपोलियन ने अपने जीवन का अंतिम युद्ध जो है वाटरलू के मैदान में लड़ा था और कब लड़ा था, 18 जून 1815 को।
वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय मित्र राष्ट्रों की सेना से हुई थी। ठीक है, वाटरलू में क्या है, नेपोलियन हार गया था और किससे हारा था, मित्र राष्ट्रों की सेना से। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वेलेज़ली ने किया था। अब देखिए, नेपोलियन को राजा की बात हम लोगों ने किया, तो नेपोलियन को पराजय के बाद अटलांटिक महासागर के सेंट हेलेना में भेज दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। और कब मृत्यु हुई थी, 5 मई 1821 को। माप तौल की दशमलव प्रणाली जो है ये किसकी देन है, फ्रांस की देन है। नेपोलियन के पतन का जो कारण था उसका रूस पर आक्रमण करना था। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेपोलियन का प्रमुख कारण क्या था जिससे पतन हुआ, तो रूस पर आक्रमण। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं औद्योगिक क्रांति। देखिए, अगर हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति की, तो औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है सबसे पहले 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे, इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है सबसे पहले वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ। सबसे पहले 1773 ईस्वी में जॉन के नामक बुनकर ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया, जिससे तेजी से कपड़ा बुना जा सकता था। ठीक है, और 1846 ईस्वी में एलियास हो के द्वारा सिलाई मशीन का आविष्कार किया गया। देखिए, सिलाई मशीन का आविष्कार, सिलाई मशीन जो होता है, स्विंग मशीन जो होता है, इसका आविष्कार किसने किया, एलियास हो ने किया। और कब किया, 1846 में। तो इसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है, 19वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति जो है फ्रांसीसी विचार और ब्रिटिश तकनीक का परिणाम था। वाष्प इंजन का आविष्कार जो 1769 ईस्वी में किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था। पक्की सड़क का निर्माण जो है स्कॉटलैंड के निवासी मोकोडम के द्वारा किया गया। अभी हम जो पक्की सड़क देखते हैं, इसका निर्माण सबसे पहले किसने किया था, स्कॉटलैंड का निवासी था मोकोडम, इसके द्वारा किया गया था। अब देखिए, नहर जो है ना, कैनाल जो होता है, तो नहर बनाने की जो तकनीक है इसका जनक जेम्स ब्रिडले नामक अंग्रेज था। ठीक है, नहर बनाने का जो जनक माना जाता है, जिसे हम जनक के तौर पर जानते हैं, तकनीक को जिसने पहले डेवलप किया, वो था जेम्स ब्रिडले। औद्योगिक क्रांति को आविष्कारों का आविष्कार कहा जाता है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति को आविष्कारों का आविष्कार कहा जाता है, क्योंकि इसमें मेनली बहुत सी चीज़ें ऐसी आविष्कार की गई जिससे कि मानव जीवन सुलभ हो गई। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को मिलाने वाली स्वेज नहर का जो निर्माण है, ये फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनांड द लेसेप के द्वारा 1869 में किया गया। ठीक है, देखिए, स्वेज नहर जो है ये किसे किसे मिलाती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाती है। और इसका निर्माण जो है फ्रांसीसी इंजीनियर के द्वारा किया गया था, जिसका नाम था फर्डिनांड द लेसेप। और कब किया था, 1869 में। उसके बाद आती है रेलगाड़ी की बात। तो विश्व में प्रथम रेलगाड़ी जो है 1830 ईस्वी में मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच चली थी। कब, 1830 में। अब बात करते हैं इंग्लैंड में क्रांति। ठीक है, देखिए, इंग्लैंड में क्रांति अगर हम बात करते हैं, तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध का शुरुआत है वो चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ था, 1642 में। ठीक है, कब, 1642 में। और इंग्लैंड का गृह युद्ध जो है 7 वर्षों तक चला था। गृह युद्ध की इस समय अगर हम राजा की बात करें, तो राजा के समर्थक जो थे कैवेलियर कहलाते थे। ठीक है, गृह युद्ध के समय राजा के जो समर्थक होते थे कैवेलियर कहलाते थे, और संसद के सदस्य राउंड हेड्स कहलाते थे। दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि गृह युद्ध के समय राजा के जो समर्थक थे उन्हें कैवेलियर कहा जाता था, और जो संसद के सदस्य थे उन्हें राउंड हेड्स कहा जाता था। 1688 से की जो क्रांति है, इसको इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसमें इंग्लैंड के मध्यम वर्ग का जो आधिपत्य था वो स्थापित हो गया था। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, वालपोल। याद रखिए, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो वालपोल, जो कि 1721 से 1742 ईस्वी तक था, और इसने स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाई थी। इंग्लैंड में कृषि को प्रोत्साहित करने वाला जो इंसान था वो था जॉर्ज तृतीय। इंग्लैंड में राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है, इंग्लैंड में राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सज़ा दी गई थी। और इंग्लैंड का सर्वाधिक शक्तिशाली राजवंश जो था वो ट्यूडर राजवंश था। याद रखिएगा, इंग्लैंड का सर्वाधिक शक्तिशाली राजवंश ट्यूडर राजवंश, और एलिजाबेथ प्रथम का संबंध इसी राजवंश से था। ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम का जो संबंध है इसी राजवंश से था। अगर हम बात करते हैं इतिहास प्रसिद्ध गुलाबों का युद्ध, तो इसका संबंध है इंग्लैंड से है। ठीक है, सामुद्रिक व्यापार पर इंग्लैंड का आधिपत्य नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली के फलस्वरूप ही स्थापित हो सका है। इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा 15 जून 1215 ईस्वी को रनीमीड नामक स्थान पर
बैरनों के दबाव में व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा राजनीतिक आज़ादी के अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, जिससे कि मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। ठीक है, मैग्ना कार्टा इससे ही कहा जाता है। ठीक है, अब इंग्लैंड में विंग दल का उदय जो है चार्ल्स प्रथम, जो कि 1625 से 1649 तक है ना, इनके, और चार्ल्स द्वितीय 1660-1685 के शासनकाल में हुआ है। देखिए, इंग्लैंड के इतिहास में 64 दशक में आरंभ हुआ और चार्टिस्ट आंदोलन जो मजदूर नेताओं द्वारा चलाया गया था, ये प्रमुख आंदोलन था। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड के इतिहास में श्रमिकों का प्रथम संगठित आंदोलन था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इटली का एकीकरण। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सब वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, जिससे कि इस तरह के वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। अब देखिए, यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का जो उदय है 16वीं शताब्दी में ही आरंभ हो चुका था, लेकिन इटली अभी भी छोटे छोटे 13 राज्यों में विभाजित था। ठीक है, 1789 की जो फ्रांस की क्रांति था, उसका शंखानंद विभाजित जो है इटली में भी गूंजने लगा था। ठीक है, 1789 की जो फ्रांस की क्रांति है, इसका शंखनाद विभाजित इटली में भी गूंजने लगा था, और यहीं से इटली के एकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा जो आया वो ऑस्ट्रिया था। ठीक है, इटली के एकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण का प्रथम जो स्वप्नदर्शी दार्शनिक जो था वो था मैकियावेली, जिसने अपनी पुस्तक प्रिंस में नवीन इटली के निर्माण को प्रतिपादित किया था। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इटली के एकीकरण का जो प्रथम स्वप्नदर्शी दार्शनिक था वो कौन था? मैकियावेली था, और इसकी जो पुस्तक थी प्रिंस, इसमें नवीन इटली के निर्माण को प्रतिपादित इसने किया था। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका जो थी गिबर्टी का कार्बोनरी और जोसेफ मैजिनी का यंग इटली ने निभाया था। इटली के एकीकरण का पैगंबर जोसेफ मैजिनी को कहा जाता है। ठीक है, इटली के जो एकीकरण है इसका पैगंबर किसे कहा जाता है? जोसेफ मैजिनी को। और इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पिडमॉन्ट राज्य ने अगुवाई की थी। इटली के एकीकरण में जो अगुवाई किया था वो सार्डिनिया पिडमॉन्ट ने किया था, ये राज्य है। ठीक है, ये राज्य ने किया था। जोसेफ मैजिनी ने फ्रांस में 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक एक समिति का गठन किया था। यंग इटली नामक समिति का जो गठन है 1831 में हुआ था, और किसने किया था? जोसेफ मैजिनी ने किया था। कहाँ पे? फ्रांस में। मैजिनी का यह आदर्श वाक्य था कि क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दो। ठीक है, अगर क्रांति लानी है तो क्रांति का जो बागडोर है वह नवयुवकों को सौंप दो, जिससे कि क्रांति आएगी। मैजिनी विनाशात्मक पद्धति में विश्वास न करके शिक्षा के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना भरना चाहता था। इटली के एकीकरण के लिए प्रथम जो विद्रोह हुआ था वो नेपल्स में हुआ था। कहाँ पे? नेपल्स में। और 1848 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का जो प्रभाव है इटली के आंदोलनों पर पड़ा, जिसके कारण वहाँ राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गया। फरवरी 1849 ईस्वी में मैजिनी के नेतृत्व में रोम में गणतंत्र की स्थापना की गई, और सार्डिनिया के शासक विक्टर एम्यूनुअल द्वितीय को वहाँ की जनता ईमानदार राजा कहा करती थी। देखिए, विक्टर एम्यूनुअल द्वितीय ने काउंट काउर को अपना प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद अगर हम और चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं तो इल रिसार्जिमेंट नामक जो समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन 1847 ईस्वी में काउर के द्वारा किया गया, जो कि इटली के एकीकरण से संबंधित था। इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनाने वाला काउर ही था। क्रीमिया युद्ध जो कि 1854 में हुआ, काउर के लिए देवप्रदत्त सुअवसर साबित हुआ, और इसी कारण वह एक लोकोक्ति चरितार्थ हुई कि क्रीमिया की कीचड़ में इटली का जन्म हुआ। ठीक है, क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? 1854 में, और काउर के लिए ये देवप्रदत्त सुअवसर साबित हुआ, भगवान का दिया अवसर प्राप्त हुआ कि लोकोक्ति जो है चरितार्थ है कि क्रीमिया की कीचड़ में इटली का जन्म हुआ। ठीक है, क्रीमिया कीचड़ से ही इटली का जन्म हुआ, ऐसा ये लोकोक्ति जो है चरितार्थ होता है। गरिबाल्डी ने सिसिली की रक्षा करने के लिए 1000 स्वयंसेवकों का गठन किया, जो लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे। और 1860 में गरिबाल्डी ने सिसिली पर अधिकार कर स्वयं को वहाँ का अधिनायक घोषित कर दिया था। इटली की अगर एकता का जन्मदाता की हम बात करते हैं, नेपोलियन था। ठीक है, और गरिबाल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है। अगर इटली की जन्मदाता माना जाए, इटली की एकता का जन्मदाता माना जाए तो नेपोलियन, और गरिबाल्डी को इटली का एकीकरण की तलवार माना जाता है। ठीक है, गरिबाल्डी ने
19 अगस्त 1860 ईस्वी को नेपल्स पर आक्रमण कर इस पर अधिकार कर लिया। एक राष्ट्र के रूप में इटली काउर की ही देन है। एक राष्ट्र के रूप में अगर इटली देन है तो किसकी है? काउर की है। काउर की मृत्यु हो गई 6 जून 1861 को। और रोम पर इटली का अधिकार जो है कब आया? 20 सितंबर 1870 को। इटली के शासक विक्टर एमैनुअल द्वितीय ने रोम को इटली का राजधानी बनाया। याद रखिएगा, हम सब जानते हैं इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। तो इसको किसने स्थापित किया? तो इटली का जो शासक था विक्टर एमैनुअल द्वितीय, इसने ही बनाया था। इटली के एकीकरण में मैजिनी का नैतिक बल, गरिबाल्डी की तलवार और काउर की कूटनीति और साथ ही साथ विक्टर एमैनुअल की समझदारी महत्वपूर्ण थी। ठीक है, चल अब बात करते हैं जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का कैपिटल बर्लिन आप सब जानते हैं। देखिए, इटली के एकीकरण के समान ही जर्मनी का एकीकरण भी 19वीं शताब्दी के यूरोपीय इतिहास के लिए भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। इटली के समान ही जर्मनी के एकीकरण में फ्रांसीसी क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन द्वारा गठित राइन संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। किस संघ की? राइन संघ की। जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रारंभ है प्रसा से हुआ है। 1815 से लेकर 1850 तक जर्मनी के एकीकरण में बाधक के रूप में ऑस्ट्रिया विद्यमान थी, जैसा कि हम लोग फ्रांस में भी देखे, इटली एकीकरण में भी हम लोगों ने देखा। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करता जो था बिस्मार्क था। बिस्मार्क की अगर हम जन्म की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1815 को बेडनबर्ग के प्रतिष्ठित सामंत परिवार में हुआ था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में चाहता था। देखिए, बिस्मार्क को सबसे अधिक भय जो था वो फ्रांस से था। किससे? फ्रांस से। सबसे ज़्यादा डर जो था वो फ्रांस से था। प्रारंभिक अवस्था में बिस्मार्क उदारवादी विचारधारा का कट्टर विरोधी था और प्रजातंत्र में उसकी कोई आस्था नहीं थी। ठीक है, शुरुआती दौर में। और जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक जो है फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है और ये जर्मनी में रेल मार्ग का भी जनक के तौर पे जाने जाते हैं। जर्मनी का रेल मार्ग का जनक फ्रेडरिक लिस्ट और आर्थिक राष्ट्रवाद का भी जनक जर्मनी के फ्रेडरिक लिस्ट को ही माना जाता है। जर्मनी को एक संघ बनाने का जो उद्देश्य है, 1848 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट में एक अधिवेशन आयोजित किया गया। ठीक है, जर्मनी में एक संघ बनाने के उद्देश्य से 1848 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट में एक अधिवेशन आयोजित किया गया और जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। देखिए, 1861 ईस्वी में विलियम प्रथम प्रसा का शासक बना और वह एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसकी बहुत महत्वाकांक्षा थी। विलियम प्रथम ने 1862 में बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर नियुक्त किया और बिस्मार्क का जो मुख्य उद्देश्य था वो प्रसा को शक्तिशाली बनाकर जर्मनी का एकीकरण करना था। बिस्मार्क की महान कूटनीति विजय ऑस्ट्रिया के विरुद्ध गेस्टाइन समझौता थी। ठीक है, कौन सा समझौता? गेस्टाइन समझौता। फ्रांस और जर्मनी जो है इसके मध्य सेडान का युद्ध हुआ था 1870 में। ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के मध्य सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था और इस युद्ध में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। 18 जनवरी 1871 को वर्साई के राजमहल में बिस्मार्क ने जर्मन सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक किया और 26 मई 1871 को जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य फ्रैंकफर्ट की संधि संपन्न हुई। और एक चीज़ याद रखिएगा, जर्मनी का जो एकीकरण है रक्त और लौह के जरिए किया गया। ठीक है, रक्त और लौह के जरिए जर्मनी का एकीकरण हुआ। अब बात करते हैं चीनी क्रांति की। देखिए, चीनी क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर sun यat-sen के नेतृत्व में 1911 ईस्वी में चीन में राज्य क्रांति संपन्न हुई और 1905 ईस्वी में sun यat-sen ने तुंग मेंग दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जो था वो चीन में मंचू वंश को समाप्त करना था। sun यat-sen ने चीन के पुनर्निर्माण के लिए 3 सिद्धांत राष्ट्रीयता, जनतंत्र और समाजवाद को अपनाया था। कोविनेड लीग सोसाइटी का जो संस्थापक था वो sun यat-sen था। ठीक है, डॉक्टर sun यat-sen ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलेन को चुना था। sun यat-sen के द्वारा 1912 में कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की गई। कौन सी? कुओमिंतांग। ठीक है, ये पार्टी की स्थापना किसने किया? sun यat-sen ने किया 1912 में। sun यat-sen की मृत्यु जो है 12 मार्च 1925 को हो गई थी और इसके बाद क्या हुआ?
कोइमुतांग पार्टी जो है इसका नेतृत्व च्वांग काई शेक ने संभाला। कोमितांग दल से साम्यवादियों को च्यांग काई शेक ने बाहर निकाल दिया और प्रथम अखिल चीनी सोवियत सम्मेलन का जो आयोजन है 1931 में किया गया। इसी सम्मेलन में माओसे तुंग की अध्यक्षता में एक केंद्रीय समिति का गठन किया गया और आपको मैं बता दूं कि च्वांग काई शेक की नॉन किंग सरकार कम्युनिस्ट विरोधी थी और च्वांग काई शेक ने नीली कुर्ती नाम से एक आतंकवादी संगठन का गठन किया। ठीक है, नीली कुर्ती आतंकवादी संगठन जो गठित किया गया च्वांग काई शेक के द्वारा, एक कहाँ पे चीन में किया गया। अब देखिए उससे आगे हम बात करें अगर तो चीन, ठीक है, चीन पर जापान का आक्रमण हुआ जो 1931 में हुआ। चीन किस पे आक्रमण किया? जापान पे 1931 में। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय चीन में 3 तरह की सरकारें थी। ठीक, च्वांग काई शेक के नेतृत्व वाली सरकार राष्ट्रीय सरकार कहलाती थी जिसकी राजधानी चुंगकिंग थी। साम्यवादियों के नेतृत्व वाली सरकार जो थी वह उत्तर पश्चिमी चीन में स्थित थी जिसकी राजधानी म्यान थी। और तीसरी स्वतंत्र सरकार मंचूरिया राज्य में स्थापित थी जिसकी राजधानी नॉनकिंग थी। ठीक है, याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ उस समय चीन में 3 तरह की सरकार चलती थी। च्वांग काई शेक के जो नेतृत्व में सरकार चल रही थी उसे राष्ट्रीय सरकार कहा जाता था जिसकी राजधानी चुंगकिंग थी। साम्यवादियों के नेतृत्व वाली सरकार जो थी उसकी उत्तरी पश्चिम चीन में स्थित थी जिसकी राजधानी म्यान थी। और तीसरी सरकार जो थी वह मंचूरिया राज्य में स्थापित थी जिसकी राजधानी नॉनकिंग थी। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो आधुनिक साम्यवादी चीन के निर्माता माओ त्से तुंग थे। ठीक है, आधुनिक साम्यवादी चीन के निर्माता माओ त्से तुंग थे। और माओ का जन्म जो है 1893 ईस्वी में हुनान प्रांत में हुआ था। कब हुआ था? 1893 में। 1920 ईस्वी में माओ ने अपने आप को मार्क्सवादी घोषित कर दिया। और चीन के हुनान प्रांत में 1927 ईस्वी में माओ ने कृषक आंदोलन को आरंभ किया। चीन में गृह युद्ध का जो शुरुआत है 1928 ईस्वी में शुरू हुआ और माओ के नेतृत्व वाली सेना लाल सेना के नाम से जानी जाती थी। माओ के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 को चीन में जनवादी गणतंत्र की स्थापना हुई। चीन के जनवादी गणराज्य की जो राजधानी है हुनान थी। कहाँ? हुनान। और चाओ एन लाई चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री था। याद रखिएगा, चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री जो था वो था चाओ एन लाई। माओ की जो पुस्तक है नवीन लोकशाही, इसमें अपने राजनीतिक विचारों को प्रकट किया है। किसने? माओ ने। चीन में खुले द्वार की नीति का जो प्रतिपादक है जॉन हे था। ठीक है, चीन में खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? जॉन हे था। और ब्रिटेन को चीन के द्वार खोलने का श्रेय दिया जाता है। एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? चीन को। ठीक है, याद रखिएगा, एशिया के मरीज किसे कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। तो ये थी आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आए होंगे। आज का टॉपिक पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर से आपको इसके नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराया जाएगा जिसके अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध आगे हम चर्चा करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।